असम में रहने वाले आशीष की शादी से लगभग 5 से 6 दिन पहले उनको अपने कमरे के बाहर कुछ भयानक तांत्रिक क्रियाएं की हुई चीजें दिखाई देती हैं, जिसके बाद उनके साथ जो होना शुरू होता है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। उनके चेहरे का जो हाल होता है वो बहुत ही खतरनाक था। मतलब कि शादी को सिर्फ एक हफ्ता रहा था, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने फेस किया वो सुन के आपकी हालत खराब हो जाएगी। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी भी इंसान पे ब्लैक मैजिक तब किया जा सकता है जब उसकी शादी होने वाली होती है, क्योंकि इस दौरान वो इंसान बहुत वल्नरेबल होता है। अगर वो बाहर चला जाए, मतलब अपनी शादी से लगभग 1-1.5 हफ्ता पहले वक्त बे वक्त बाहर चला जाए या फिर किसी के हाथ का कुछ खा ले, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उस पर ब्लैक मैजिक हो सकता है या फिर बाहर का कोई भूत प्रेत उस पर हावी हो सकता है। और ये भी माना जाता है कि अक्सर लोग इसलिए ब्लैक मैजिक इस समय लोगों पे करते हैं ताकि उनकी शादी इन भयानक चीज़ों के साथ हो जाए, जिसके बाद उनको ताउम्र इनसे छुटकारा ना मिले। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो माना जाता है कि जिनकी शादी होने वाली होती है उनके साथ होते हैं। उसी में से एक इंसिडेंट आज हम आपके सामने लेके आए हैं, जो कि है असम का। चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम बताना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने इंसिडेंट किस तरह से शेयर करने हैं ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब करते हैं इंसिडेंट की शुरुआत। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया असम के रहने वाले आशीष नाम के इंसान ने। आशीष ने बताया, इस इंसिडेंट को बताने के लिए हमें 2015 के आसपास जाना पड़ेगा। इस समय जो आशीष हैं उनकी मास्टर्स कंप्लीट हुई थी। मास्टर्स करने के बाद आशीष पे कोई बर्डन नहीं था कि उनको आगे भी पढ़ाई करनी है या फिर कोई जॉब करनी है, क्योंकि उनके अपनी ही फैमिली के 2 से 3 रेस्टोरेंट थे जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहे थे असम में। इस दौरान फाइनेंशियली फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फैमिली ये चाहती थी कि आशीष खुद भी इन्हीं रेस्टोरेंट्स को संभाले अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद। मतलब जब तक वो चाहते हैं तब तक पढ़ाई करें और उसके बाद इन रेस्टोरेंट्स को संभालना शुरू कर दें। सब कुछ फैमिली में बहुत अच्छा था, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा था। आशीष अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते थे, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के। आशीष ने बताया सिर्फ एक प्रॉब्लम थी उनकी फैमिली में या फिर उनकी लाइफ में। वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे जब वो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे तब से, और ये लड़की जिसका नाम स्वाति था वो भी आशीष से शादी करना चाहती थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा लॉयल थे और दोनों के लिए सब कुछ अच्छा ही था। दोनों का कंपैटिबिलिटी टेस्ट भी हो चुका था, दोनों खुश थे। लेकिन आशीष की फैमिली पहले इस चीज़ के लिए मानती नहीं है। इसके 2 रीजंस थे। पहला रीज़न तो ये कि जो लड़की की फैमिली थी वो फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी या फिर वो इतने रिच नहीं थे कि जो आशीष की फैमिली के स्टेटस को मैच कर सके। आशीष ने बताया कि ये जो कारण था इसका फिर भी वो सोल्यूशन कर सकते थे। वो अपनी फैमिली को कन्विंस कर सकते थे, हालांकि थोड़ा टाइम लगना था। वो रिलेशनशिप में थे पिछले 3 से 4 सालों से, लेकिन वो जानते थे कि अपनी फैमिली को इस मैटर पे तो वो मना ही लेंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने बेटे की खुशी के लिए, जो कि एक लौता बेटा था, उसकी खुशी के लिए फैमिली ये चीज़ कर सकती है। लेकिन जो दूसरा रीज़न था वो था सबसे बड़ा। आशीष ने बताया कि उनकी आंटी, मतलब जिसको हम ये कह सकते हैं कि उनकी ताई, वो चाहती थी कि आशीष की जो शादी है वो उनकी रिलेटिव की बेटी से हो, क्योंकि वो जानती थी आशीष फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, अपने पिता का कारोबार वही संभालेगा आगे और फाइनेंशियली उनका सिस्टम सेट ही रहेगा। वो चाहती थी उनकी रिलेटिव की जो बेटी है वो सुख पाए यहाँ पे आके। इसी के चलते वो आशीष की फैमिली को फोर्स करती रहती थी। आशीष की फैमिली हमेशा आशीष को फिर फोर्स करना शुरू कर देते थे। आशीष ने मना किया हुआ था, फैमिली भी कहीं ना कहीं उनको सुन लेती थी, लेकिन जब उसकी ये आंटी आके मैनिपुलेट करती थी तो फिर से आशीष के माता पिता उसी की कहानियां बोलना शुरू कर देते थे और इसी के चलते वो मान भी नहीं रहे थे। 2015 के बीच के मंथ थे, मतलब जुलाई अगस्त के मंथ थे। इस दौरान आशीष ने बताया कि उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर आई थी। पिछले लगभग 3 से 4 सालों से जो फैमिली से वो बहस कर रहे थे, समहाउ उन्होंने अपनी फैमिली को कन्विंस कर लिया था इस शादी के लिए। फैमिली मान गई थी और सबसे खुशी की बात यह थी कि फैमिली होल हार्टेडली मानी थी, मतलब कि अपने दिल से खुश होके, और उन्होंने स्वाति को एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद दोनों फैमिलीज कभी कभार मिलती भी हैं, बातचीत होती भी है, फोन पे बात भी होती है। और शुरू का फेज जो था, मतलब अगला जो 1-1.5 महीना था,
वो बहुत अच्छे से बीतता है। उनकी जो शादी थी वो जनवरी 2016 में डिसाइड की गई थी। लेकिन आशीष ने बताया ये 1-1.5 महीना होने के बाद उनकी फैमिली में कुछ अजीब चीजें होने लगी थी जो उन्होंने नोटिस तो की थी। वो जानते भी थे कि गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, लेकिन वो फिर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। आशीष ने बताया उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी बात जब स्वाति के पेरेंट्स से होती थी तो कभी कभार बहुत अच्छे से बात होती थी, बहुत अच्छा फ्लो बना होता था और बिना किसी रीजन की वजह से छोटी मोटी बहस हो जाया करती थी, जिसके बाद थोड़ी देर दोनों फैमिलीज बात नहीं करती थी, इनफैक्ट थोड़े दिन। उसके बाद आशीष की फैमिली को खुद ही रियलाइज होता था कि वो गलत थे, उनको बात कर लेनी चाहिए। वो खुद ही बात कर लेते थे। और ऐसा भी नहीं है कि आशीष के पेरेंट्स का इस तरह का नेचर पहले भी रहा हो। वो बहुत सॉर्टेड से इंसान है, बहुत सॉर्टेड से लोग हैं इनफैक्ट, कि जिनको किसी से भी लड़ाई झगड़े में कोई मतलब ही नहीं है। वो सिर्फ आशीष को समझाते थे, इसके अलावा किसी से भी कोई कहासुनी उनकी नहीं होती थी। लेकिन अब ये सब कुछ होना शुरू हो गया था। ये सिर्फ उनके साथ ही नहीं था। आशीष ने बताया वो भी कभी कभार जब स्वाति से बात करते थे, मतलब उनका रिलेशन था 3 से 3.5 साल का, लेकिन उस दौरान उनकी कोई लड़ाई नहीं होती थी, बहुत बड़ी वाली लड़ाई बिना किसी मैटर के। लेकिन अब जब शादी फिक्स हो गई थी तो छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती थी। और आशीष के साथ भी वैसा। थोड़े टाइम के बाद रियलाइजेशन, जिसके बाद वो खुद ही बात कर लिया करते थे। वो जानते थे वो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। कुछ था जो उनमें एक बदलाव लेके आ रहा था, कुछ था जो उनको कंट्रोल कर रहा था। आशीष ने कुछ इसी तरह का बताया। खैर, वक्त बीतता है, बीच में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जब उनकी शादी टूटने वाली थी। दोनों फैमिलीज की लड़ाई हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद जैसे तैसे करके वो जनवरी मंथ में पहुंच जाते हैं। शादी को लगभग 1 हफ्ता रहा था और आशीष की फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उनका इकलौता बेटा था आशीष, और वो चाहते थे उसकी शादी इतनी धूमधाम से करना जो उनके फाइनेंशियल स्टेटस को भी मैच करे। और ये शादी लगभग 1 हफ्ता उन्होंने चला के रखनी थी। 1 हफ्ता लगातार घर पे ड्रिंक्स आती थी, डांस होता था, म्यूजिक होता था, और कुछ ना कुछ ऐसा सेलिब्रेशन होता था कि हर एक इंसान एंजॉय कर सके। हर एक इंसान के लिए जो भी आता था उसके लिए खाना होता था, अपने हिसाब से पीने के लिए चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती थी। इसी तरह से सब कुछ चल रहा था। आशीष ने बताया वो भी बहुत खुश थे, लेकिन वो ज़्यादा ही ऑक्यूपाइड हो चुके थे इस दौरान। इसी के चलते वो अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। शादी को लगभग, जैसा मैंने आपको बताया, 6 से 7 दिन ही बचे थे। लेकिन अगली सुबह कुछ होने वाला था जो आशीष ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और उन्होंने इन चीज़ों को लाइटली भी बहुत लिया। अगली सुबह होती है। अब आशीष का नेचर था कि चाहे वो जितना भी लेट रात को सोए, फिजिकल फिटनेस उनके लिए एक प्रायोरिटी थी। इसी के चलते वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाते थे। फैमिली ने उनको बाहर जाने से मना किया था शादी से पहले। इसी के चलते वो अपने टेरेस पे जाते थे, वहीं पे स्ट्रेचिंग करते थे, हल्का फुल्का वर्कआउट करते थे। इस सुबह भी ऐसा ही होता है, क्योंकि फैमिली सेलिब्रेशन करके, लोगों को ग्रीट करके बहुत लेट सोए थे, इसलिए सब लेट ही उठते हैं। आशीष सबसे पहले उठते हैं। जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं, उनको महसूस होता है जैसे उनके दरवाजे के नीचे कुछ फंस रहा है बार बार, कुछ मेटल है शायद। वो दरवाजे को धक्का देते हैं, ज़बरदस्ती खोलते हैं, और उसके बाद देखते हैं तो उनके दरवाजे के नीचे 2 नेल्स थी, 2 कीलें थी। मतलब अब इन कीलों में कुछ अलग था। इनका जो टिप था उस पे एक लाल, मतलब जो ब्लैकिश कलर हो चुका था, ड्राई सा वैसा रंग लगा हुआ था। अब आशीष को लगता है कि शायद शादी की प्रिपरेशन चल रही है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, कुछ दीवारों पे डेकोरेशन हो रही है, टेंट वगैरह का काम चल रहा है, और इसी की वजह से जो वर्कर्स हैं शायद उनसे ये कीलें ड्रॉप हो गई होंगी। उन्होंने वो कीलें उठाई बिना कुछ सोचे और बाहर खिड़की से फेंक दी, जिसके बाद फैमिली से भी उन्होंने ये चीज़ शेयर नहीं की। वो छत पे जाते हैं, अपने नॉर्मल रूटीन की तरह वर्कआउट करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, और आके अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। लेकिन इसके बाद से जहां हर इंसान सेलिब्रेट कर रहा था, आशीष को थोड़ा अनईजी सा फील होना शुरू हो गया था। मतलब एक अजीब सी थकावट उनको महसूस हो रही थी। वो चाह के भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कुछ है जो उनको रोक रहा है सेलिब्रेशन से, कुछ है जो चाहता है कि आशीष सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करें। आशीष ने अपने शरीर की सुनी। वो चाहते थे शादी तक फ्रेश रहना, वो चाहते थे उनको कोई भी बीमारी ना लगे, परेशानी ना हो, और शायद कुछ थकावट है इस सेलिब्रेशन के चलते जो उनको उतार लेनी चाहिए अपने बिस्तर पे सो के। इसीलिए आशीष अपने कमरे में चले जाते हैं सोने। टाइम लगभग दोपहर का हो चुका था और वो अपने कमरे में थे। लोग सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आशीष के फ्रेंड्स आ रहे हैं, रिलेटिव्स आ रहे हैं, नेबर्स आ रहे हैं, और फैमिली भी उनको ढूंढ रही थी। लेकिन लिटरली उनको थोड़े टाइम में पता चलता है कि आशीष अपने कमरे में सो रहा है। फैमिली के लिए भी नई बात, क्योंकि आशीष कभी भी दिन में सोते ही नहीं थे। अब जब लगभग शाम हो जाती है,
फैमिली ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद उसको रेस्ट चाहिए होगी। अंधेरा ही होने लग पड़ता है इनफैक्ट। तो आशीष के जो पिता हैं वो अपने रिलेटिव्स के, उसके दोस्तों के कहने पे आशीष के कमरे में जाते हैं। जैसे वो पहुंचते हैं तो देखते हैं आशीष ने सर तक कंबल लिया हुआ था और वो उसके अंदर सो रहा था। उन्होंने देखा दिन छुप गया है। ऐसा कहा जाता है कि दिन छुपते समय सोना नहीं चाहिए, मतलब जब सूरज डूब रहा होता है। उन्होंने आशीष को उठाने की कोशिश की लेकिन आशीष उठ नहीं रहा था। उन्होंने ब्लैंकेट को उठाया और जैसे ही आशीष ने उनकी तरफ घूम के देखा उनके होश उड़ जाते हैं। मतलब आशीष की तरफ से उसको कोई ईचिंग नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई पेन नहीं थी, लेकिन आशीष के पिता ने जो आशीष के चेहरे का हाल देखा वो उनके होश उड़ा देता है। आशीष का जो चेहरा था वो बिल्कुल लाल पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था कि किसी तरह के पिंपल्स उसके चेहरे पे हो गए हैं, लेकिन एक दो नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा, इतने ज्यादा कि उसका चेहरा बिल्कुल भी शादी लायक रहा ही नहीं है। ना कोई ग्लो था ना कुछ। और एकदम से कैसे पॉसिबल था कि इतने ज्यादा पिंपल्स एक लड़के के चेहरे पे आ जाएं, वो भी तब जब वो बाहर जाना अवॉइड कर रहा था, धूल मिट्टी से दूर रह रहा था और सिर्फ घर का खाना ही खा रहा था। उनको बहुत अजीब सा लगता है। वो आशीष को उठाते हैं और कहते हैं शीशे में देख, तेरी क्या हालत हो गई है, तुझे कुछ महसूस नहीं हो रही इस तरह की अजीब चीज। आशीष उठता है, शीशा देखता है और वो भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन वो जानता नहीं था क्योंकि उसको कुछ भी फील नहीं हो रहा था अपने चेहरे पे। जैसा नॉर्मल एक चेहरा होता है उसी तरह से, ना कोई खारिश ना किसी तरह की दर्द। आशीष के पिता बिना देरी किए आशीष की माँ को बुलाते हैं और वो सब देखते हैं। सबकी ही हालत टाइट हो गई थी, सब बहुत परेशान हो गए थे। जिसके बाद तभी के तभी आशीष को पास ही के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर्स चेक करते हैं। उन्होंने भी इस तरह का कुछ देखा नहीं था। मतलब चेहरे पे एक दो पिंपल्स होना एक छोटी सी बात है, लेकिन उसका पूरा चेहरा ही भर गया था। देखने से लग ही नहीं रहा था कि इस लड़के की शादी 5 से 6 दिनों के बाद होने वाली है। अब इस चीज ने आशीष को भी परेशान कर दिया था। कहीं ना कहीं उसने स्ट्रेस ले लिया था। उनकी फैमिली डिसाइड करती है कि वो आशीष को स्ट्रेस नहीं देंगे। इसी के चलते वो उससे आके कहते हैं कि डॉक्टर्स ने दवाइयां दी हैं, एक लोशन दिया है जो लगाएंगे तो 1 से 2 दिन में ही चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। आशीष ने कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की बात पे विश्वास कर लिया, जिसके बाद ये दवाइयां लेके, ये लोशन लेके वो वापस अपने घर पहुंचते हैं। आशीष के पेरेंट्स उसके साथ ही बैठे हुए थे रात को सोने के टाइम तक। वो बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे ताकि उनका बेटा टेंशन ना ले इन चीज़ों की। जिसके बाद वो उसको खाना खिला के दवाई खिलाते हैं। उनकी माँ उनके चेहरे पे ये लोशन लगाती है जो कि उनको सोने से पहले लगाने के लिए कहा गया था। और उसके बाद आशीष उनको कहता है कि आप अब सो जाइए, आगे भी बहुत सारे काम हैं, इसी के लिए आपको रेस्ट करनी चाहिए। आशीष के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि अगर तुम चाहते हो तो तुम हमारे कमरे में सो जाओ, बातें करेंगे आराम से, जब नींद आएगी तो सो जाएंगे। लेकिन आशीष मना करता है। आशीष अपने कमरे में ही सोने के लिए कहता है। उसके पेरेंट्स चले जाते हैं और वो खुद सोने की कोशिश करता है। लाइट्स ऑफ थी लेकिन उसका ध्यान नींद की तरफ जा ही नहीं पा रहा था। मतलब ऐसा नहीं था कि उसको चेहरे पे कोई दर्द हो रहा था, खारिश हो रही थी या कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन ऐसे ही उसको नींद ही नहीं पड़ रही थी। करवटें वो बदलता रहता है लेकिन फिर भी नींद आ ही नहीं रही थी। देखते देखते वक्त हो जाता है 3 से 3:15 बजे का। इस समय तक भी आशीष को नींद नहीं आई थी। उसने खुद को दिलासे दिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मुझे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। कोशिश करता रहता है और इसी दौरान लगभग 3:30 बजे के आसपास उसको नींद पड़ भी जाती है। लेकिन नींद पड़ते ही उसको एक बहुत अजीब सा, भयानक सा सपना आता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब भी इस तरह का कोई इंसिडेंट किसी भी इंसान के साथ हो रहा होता है तो उनके भगवान या फिर कुल देवता उनको किसी तरह के साइंस देते हैं उनको बेटर करने के लिए। शायद आशीष के साथ भी कुछ इसी तरह का हुआ था। खैर, उन्होंने सीरियसली तो नहीं लिया, लेकिन बाद में उनको पता चलने वाला था कि ये जो सपना था ये कहीं ना कहीं रिलेटेबल था। आशीष ने बताया वो रात को सो रहे थे, लेकिन अचानक से उनको सपने में ही ऐसा दिखता है कि उनका जो दरवाजा है वो खुलता है। उसकी वही आंटी जो चाहती थी कि आशीष की शादी उसकी रिलेटिव की बेटी से हो, वही आंटी उसके दरवाजे से आती है। अब यहाँ तक जो आशीष के साथ चीजें थी वो स्लीप पैरालिसिस नहीं था, एक सपना था, लेकिन एक सपना जो हकीकत की तरह ही लग रहा था। आशीष को दिखता है वो आंटी उसकी दरवाजे से आती है और उसके बिस्तर पे उसके पिल्लो के पास बैठ जाती है। जिसके बाद वो आशीष को देखती रहती है। बहुत क्लियरली आशीष देख पा रहा था ये उसी का चेहरा था, मतलब कि अपने सपने में। थोड़ी देर में वो उसकी आंटी उसके चेहरे पे, उसके फेस पे, उसके माथे पे हाथ फेरना शुरू करती है। ऐसा लग रहा था उसके हाथ में कुछ था, कुछ लाल रंग का, और देखने में धीरे धीरे जो ये आंटी थी उसकी बहुत क्रीपी सी होती जा रही थी। उसका चेहरा बदलता जा रहा था। ये सब कुछ थोड़ी देर चलता रहता है और लिटरली आशीष को इसने डरा दिया था। एक आंटी जिसको वो रोज देखता था, लेकिन यहाँ पे उनका जो रूप लग रहा था
वो बहुत ही ज़्यादा डराने वाला लग रहा था। इसके थोड़ी ही देर बाद उनका चेहरा बदलता जाता है और लिटरली वो आशीष के चेहरे के क्लोज आना शुरू हो जाती है। जैसे ही उसके चेहरे के वो क्लोज पहुंचती है, आशीष की झटके से नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही उसके दिल की धड़कन बहुत तेज थी, बाहर अंधेरा था और वो बहुत बुरी तरह से डर चुका था। टाइम वो देखता है, अभी सिर्फ 4 बज रहे थे। मतलब कि आशीष जैसे ही सोया था वैसे ही उसको ये सपना आ गया था और उसके बाद उसकी नींद खुल गई थी। वो अभी भी ढंग से रेस्ट नहीं ले पाया था, सो नहीं पाया था और वो जानता था कि अगर इस तरह से रहेगा तो वो ठीक नहीं रह पाएगा, शादी तक बीमार हो जाएगा। अब इसके बाद उसने सोचा कि बेहतर होगा वो थोड़ी ठंडी हवा ले ले बाहर जाके, चीज़ें शायद थोड़ी बेटर हों और उसको बाहर की हवा बहुत ज़रूरी है। वैसे ही वो उठता है, अपना दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खुलते ही सबसे पहली चीज़ उसको जो दिखती है उसकी होश उड़ा देती है। उसने देखा कि उसके दरवाजे के सामने एक छोटी सी लाल कपड़े से बंधी हुई पोटली गिरी हुई थी और उस पर क्लियरली दिख रहा था कुछ धब्बे थे, कुछ बूंदे थी और ये बूंदे थी मोस्ट प्रोबेबली खून की। आशीष बहुत बुरी तरह से डर चुका था। वो जानता नहीं था उसको इसके साथ करना क्या है। वो इसको उठा के फेंक दे, दूर करे या फिर उसके कमरे के बाहर आखिरकार ये पोटली आई कहाँ से। क्लियरली दिख रहा था कि किसी ना किसी इंसान ने ब्लैक मैजिक के लिए इस पोटली का इस्तेमाल किया है। वो बिना देरी किए भागता है, अपने पेरेंट्स के कमरे में जाता है, अपने पेरेंट्स को उठाता है, उनको सब कुछ बताता है और वो भी तभी के तभी आशीष के साथ उसके दरवाजे के पास पहुंचते हैं। पहुंचते ही वो देखते हैं पोटली सच में वहां पे थी। देखने में लग रहा था कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ही है इस पोटली में। आशीष के पेरेंट्स भी इस पोटली को टच नहीं करना चाहते थे, तो आशीष के पिता घर के पीछे वाली साइड जाते हैं जहां पे उन्होंने एक डंडा रखा हुआ था। इस डंडे को लेके आते हैं और इस डंडे से ही पोटली को बाहर फेंक देते हैं घर के। इस डंडे को वापस वहीं रख देते हैं, जिसके बाद आशीष को उन्होंने अपने साथ ही बैठाया हुआ था। वो समझ गए थे कि शायद कुछ हो रहा है आशीष के साथ, कोई है जो शरारत कर रहा है, कोई है जो चाहता है आशीष खुश ना रह पाए और ये तांत्रिक क्रियाएं मोस्ट प्रोबेबली आशीष पे ही की जा रही हैं, जिसकी वजह से उसके चेहरे के साथ भी ये हालत हुई है, जो कि डॉक्टर्स की समझ में भी नहीं आया था और ना ही उनको पता चला था कि आखिरकार ये एकदम से हो कैसे गया। अब थोड़ी देर बैठने के बाद क्लियरली सुबह हो जाती है। वो चाहते थे किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक के पास जाना। इसी के चलते आशीष के पिता उस दिन अपने आसपास के लोगों को कह देते हैं कि अभी उन्होंने ये जो सेलिब्रेशन चलाया हुआ था इसको ब्रेक दिया है 1-2 दिन। आशीष की तबीयत ठीक नहीं है, इसी के चलते वो चाहते हैं कि उसको प्रॉपर रेस्ट मिले। उन्होंने किसी को बताया नहीं था कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि वो जानते थे कि कोई आसपास का ही इंसान है जो इस तरह की चीज़ आशीष के साथ कर सकता है। लेकिन जब इसके बाद आशीष के पिता बाहर जाने लगते हैं तो वहीं पे पहुंचते हैं जहां पे उन्होंने वो डंडा वापस रखा था और ये डंडा देख के उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। उन्होंने देखा ये जो डंडा था जो उन्होंने इस्तेमाल किया था इस पोटली को बाहर धकेलने के लिए, वो पूरी तरह से काला हो चुका था। देखने में लग रहा था जैसे उसकी पपड़ी निकलना शुरू हो गई है। क्लियरली पता चल रहा था कि एक बहुत भयानक तांत्रिक क्रिया इस पे हो रखी है। अब इस मामले में वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट थे, क्योंकि उन्हीं के गांव में एक बूढ़े बाबा थे जिनको बाबा कह के ही बुलाया करते थे सब, और सबका मानना था इनको तांत्रिक क्रियाएं बहुत अच्छे से आती हैं। ये किसी भी चीज़ का इलाज कर सकते हैं। अगर किसी पे भूत प्रेत हावी हो, किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, और वो उस जगह पहुँच के ही सब कुछ क्लियरली सबको बता देते हैं। आशीष के पिता बिना देरी किए अपने भाई को लेते हैं और वहीं पे पहुंचते हैं उन बाबा के पास। उन बाबा को अपने साथ घर लेके आते हैं। अब जैसे ये बाबा घर पहुंचते हैं, हर फैमिली मेंबर इनका आशीर्वाद लेता है। आशीष के माँ, उसकी आंटी, मतलब जो भी लोग सराउंडिंग के थे सब उनका आशीर्वाद लेते हैं। अब इसके बाद ये जो बाबा थे ये एग्जामिन करना शुरू कर देते हैं। घर के आसपास घूमते हैं, आशीष को अपने साथ घुमाते हैं घर पे, और उसके बाद घर के सेंटर पे आके रुक जाते हैं और इस सेंटर के पास ही आशीष का जो दरवाजा था वो था। अब वो पूछते हैं, अब बताओ क्या क्या चीजें हो रही थी। उन्होंने बताना शुरू किया किस तरह से आशीष का फेस एक ही दिन में खराब हो गया। पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि इस तरह का कुछ हो। अगली सुबह उठते हैं तो दरवाजे के बाहर पोटली मिलती है। अब जब आशीष के पेरेंट्स ये सब कुछ बता रहे थे, उसके दिमाग में स्टक कर दी है वो नेल्स भी, जिन पे नीचे कुछ टिप पे लगा हुआ था। आशीष बिना देरी किए इन नेल्स के बारे में भी उन बाबा को बताता है। ये बाबा सुनते हैं, आशीष की तरफ देखते हैं और उसको घूरते हैं और कहते हैं कि दरवाजे के बाहर की नेल्स तुम्हें दिख गई, ये पोटली तुम्हें दिख गई, जो कमरे के अंदर है वो दिखाई नहीं दिया। अब ये जो चीज थी ये फैमिली वालों के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि कमरे के अंदर भी कुछ है, और अगर कमरे के अंदर कुछ है तो वो कितना भयानक है, आशीष को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। फैमिली कहती है कि बाबा आप कहना क्या चाहते हो, हम समझ नहीं पा रहे। ये बाबा आशीष की फैमिली को और आशीष को कमरे के अंदर लेके जाते हैं। जैसे ही आशीष का गद्दा उठाते हैं सब देख के हैरान। गद्दे के नीचे यही नेल्स पड़ी हुई थी
और साथ ही बहुत सारा सिंदूर फेंका गया था। पॉसिबल ही नहीं था कि आशीष को इस चीज़ के बारे में पता ना हो, लेकिन किसी तरह से ये राज ही था। शायद आशीष पे जो चीज़ें की गई थी उसी की वजह से वो देख नहीं पा रहा था, या फिर ये हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था कि अपने कमरे की ढंग से छानबीन करे। उसकी माँ जो हर सुबह उसके घर की सफाई करती थी, उन्होंने भी कुछ भी इस तरह का देखा ही नहीं था। सबके होश उड़ गए थे। इसके बाद लगभग अंधेरा होने लग पड़ा था। ये बाबा एक पेज मंगवाते हैं, उस पर कुछ चीज़ें लिखते हैं और कहते हैं कल सुबह सुबह ही ये चीज़ें लेके आ जाना, मैं भी आ जाऊंगा दोपहर होने से पहले ही। कुछ चीज़ें यहाँ पे करनी है जिससे आशीष बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद आशीष के पिता और उनके भाई इन बाबों को छोड़ने चले जाते हैं, जिसके बाद वो वापस घर पहुंचते हैं, डिस्कशंस होते हैं और रात भर आशीष की फैमिली आशीष के कमरे में ही बैठी रहती है। जिसके बाद अगली सुबह होती है और सब ये सामान लेने चले जाते हैं। सामान लेके वापस पहुंचते हैं। देखते देखते वक्त लगभग 11 साढ़े 11 का हो जाता है। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वो बाबा अभी तक आए क्यों नहीं। बाबा को कॉल लगाई जाती है और वो कहते हैं मैं आना तो चाहता था, लेकिन मेरे पैर ही बांध दिए गए हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी एंटिटी है या फिर कोई ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता मैं तुम्हारे घर पे वापस आऊँ। मेरे पैर ही बांध दिए हैं, मैं अपने घर से चल ही नहीं पा रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो तो मुझे लेने आ जाओ, पीठ पे उठा के गाड़ी में बिठा देना, उसके बाद पीठ पे उठा लेना, इस तरह से मुझे ले चलो, लेकिन मैं खुद से नहीं आ सकता। अब ये चीज़ और भी ज़्यादा भयानक। आशीष के पिता फिर से अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, इन बाबा को अपनी पीठ पे उठा के गाड़ी तक लेके आते हैं, फिर गाड़ी घर पे पहुंचाते हैं, जिसके बाद घर पे कुछ क्रियाएं होनी शुरू होती हैं। अब यहाँ पे जब ये सब कुछ चल रहा था तो ये बाबा कहते हैं कि मैं चाहता हूँ आशीष और उसके माता पिता ही अंदर आए, बाकी और कोई भी ना आए। मतलब कि आशीष के जो आंटी अंकल वहाँ पे थे या फिर अड़ोस पड़ोस के 1-2 लोग थे, उनको मना कर दिया जाता है। घर के अंदर लेके जाया जाता है एक पर्टिकुलर कमरे के अंदर जहाँ पे कुछ क्रियाएं की जाती हैं। और ये बाबा आशीष के पिता को कहते हैं घर पे ही ये सारी चीजें हो रही हैं, तुम्हें पता कैसे नहीं। आशीष के पिता समझ नहीं पाते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहते हैं ये जो औरत बाहर खड़ी है यही सारी चीजें कर रही है, इसी ने मेरे पैर छुए थे और इसी ने मेरे पैर बांध दिए थे ताकि मैं यहाँ आ ही ना पाऊँ, और अब तुम पे ये सारी चीज़ें इसी ने की हैं। मैं नहीं जानता रीज़न क्या है, लेकिन कोई कारण है जिसकी वजह से वो नहीं चाहती कि इस लड़की से इस लड़के की शादी हो। अब क्या कारण था आशीष के पिता भी जानते थे, आशीष भी जानते थे और उनकी माँ भी जानती थी। ये बाबा उनको एक कलावा बना के देते हैं और साथ ही कुछ इलायची बना के देते हैं। वो कहते हैं जब तक शादी ना हो जाए ये इलायची आपको सुबह शाम को डेली खानी है। मेक श्योर ये कलावा आपके हाथ से खुले ना। और इसके अलावा वो एक पूजा करके जाते हैं वहीं पे इन तीनों के फ्रंट में ही, और जाते जाते घर को भी बांध जाते हैं। ये कहते हैं इस घर के अंदर घर के लोगों पे जब तक ये कलावा बंधा है कुछ भी चीज हावी नहीं हो सकती, लेकिन ध्यान रहे शादी तक ये सारी चीजें इसी तरह की रहे। अब आशीष ने बताया कि इसके बाद उनके पिता इन बाबा को छोड़ आते हैं वापस अपने भाई को लेके ही, लेकिन आशीष के पिता के जो भाई थे उनको इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ जो उनकी आंटी थी वही ये सारी चीजें कर रही थी, लेकिन चाह के भी वो उनको मना नहीं कर सकते थे शादी में आने के लिए। इसी के चलते उन्होंने एक कलावा भी बांध के रखा और जो इलायची उनको बना के दी थी वो भी खाते रहे। आशीष ने बताया शादी बहुत अच्छे से होगी। इनफैक्ट उनका चेहरा शादी से 2 दिन पहले बिल्कुल साफ हो चुका था और वो समझ गए थे कि वही सब कुछ हो रहा था जो ये बाबा उनको बता के गए थे। एक चीज थी जो कि आशीष ने सीख ली थी और वही चीज वो चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर भी आज सीखे कि जब भी आपकी शादी होने वाली हो या फिर घर पे इस तरह का कोई भी फंक्शन हो, सेलिब्रेशन हो, तो उस टाइम पे अक्सर आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि यही वो समय होता है जब ज़्यादातर लोग आपकी फैमिली पे या फिर आप पे ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। सो ये था एक इंसिडेंट असम का, जहाँ पे आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली जो आशीष थे उनकी शादी हो गई, सब कुछ अच्छे से हुआ और आज लगभग 9-10 साल के बाद भी उनकी फैमिली अच्छे से ही रह रही है। आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने बेल आइकन प्रेस किया ही नहीं हुआ है। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम बता सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। साथ ही आप अपने सजेशंस या फिर तारीफ अगर करना चाहें तो वो भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के साथ भी, आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट आप हमें सीधा मैसेज बॉक्स में भी भेज सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।